जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से जनरली क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिलेंगे तो आपसे पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। अरब मुस्लिम थे या तुर्क मुस्लिम थे। भारत पर पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद, बात करें तुर्क मुस्लिम आक्रमण में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। वहीं जनरली यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का अभियान कब किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछता है कि महमूद गजनवी के साथ आए हुए फिरदौसी, साथ ही साथ अलबरूनी और वहीं उत्तबी, ये कुछ फारूकी, उत्तबी, फिरदौसी, अलबरूनी जैसे विद्वान किसके शासनकाल में आए थे तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी की शासनकाल में। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त करता है यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा जो ध्वस्त किया जाता है तो मोहम्मद बिन गौरी के समय में किया जाता है। तो यहाँ से जनरली कुछ ऐसे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे हैं। वहीं आपसे पूछता है कि जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो सारे एग्जामों में प्रीवियस ईयर के द्वारा पूछे गए हैं वो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में। अगर बात करें मध्यकालीन भारत के बारे में तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो दो तरह से होता है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो अगर भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है, एक होता है अरब मुस्लिम आक्रमण, दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तो आपसे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर पहली बार आक्रमण किन मुसलमानों के द्वारा या किन मुसलमानों को द्वारा किया जाता है तो अरब मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें वहीं तो अरब मुस्लिम में कौन थे तो मोहम्मद बिन कासिम, जिनके द्वारा सर्वप्रथम 712 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम बार भारत पर मुस्लिम आक्रमण किया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें तुर्क मुस्लिम आक्रमण के तो तुर्क मुस्लिम आक्रमण फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग फ्रेंड डिटेल से पढ़ेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में तो भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो कि आपको देखने को मिलेगा कि जो 711 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा बुदैला और उपदैला के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए थे। यानी भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था वो किया गया था 711 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किया था तो बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए थे। वहीं भारत पर जो पहला सफल आक्रमण आपको देखने को मिलेगा तो अरब मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है, जिसका शासक कौन होता है तो मोहम्मद बिन कासिम होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण या पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किन मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है, अरब मुस्लिम या तुर्क मुस्लिम। तो आप बताएंगे कि अरब मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा तो मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार युद्ध जो कि आपको देखने का आक्रमण कब किया था तो 712 ईस्वी में किया था। किस युद्ध में तो उस युद्ध को जो हम जानते थे रावर के युद्ध, जिसमें उस समय जो सिंध के राजा थे तो दाहिर को पराजित किया था। यानी रावर का युद्ध जो हुआ था। आपसे ये पूछ सकता है कि रावर का युद्ध कब हुआ था तो बताइएगा कि आपको देखने को मिलेगा कि 712 ईस्वी में जो आपको रावर का युद्ध हुआ था किससे हुआ था तो सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। राजा दाहिर चच का वंशज था। उस समय सिंध की राजधानी तो ब्राह्मणवाद या अरोह थी। यानी जो जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाता है तो जो सिंध की राजधानी थी तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तो अरोह या ब्राह्मणवाद थी। अगर बात करें अरबों की सिंध विजय का प्रमाण कहाँ से मिलता है तो चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ है में मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि चचनामा की रचना किसने की थी तो अली अहमद ने किया था। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया था। अगर बात करें इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य तो धन दौलत लूटना
इसका अगर बात करें तो इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार करना था, ना कि राज्य विस्तार था। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से उसने इतना अधिक होने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा गया। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो मुल्तान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है मुल्तान पे, तो वहाँ पर बहुत सारे उसको सोने का भंडार मिलता है, तो जिसकी वजह से उस जगह को यानी मुल्तान को वो स्वर्ण नगरी का दर्जा देता है। बात करें, इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। तो वहीं आपसे पूछता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्षेत्र जीता जाता है तो उसकी राजधानी क्या थी, तो अल मंसूरा थी। अगर बात करें फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीय और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपना लिया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने भारत से खगोल साथ यानी अरब, जिस प्रकार से हिंदू यानी कि भारत के लोगों ने अरब संस्कृति को अपनाया, वैसे ही से अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्री, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किया। अगर बात करें सर्वप्रथम अरबवासियों या अरबवासियों मुस्लिमों ने भारत को हिंदू कहा, यानी सर्वप्रथम भारत को हिंदू कहकर किसने संबोधित किया था, तो अरबवासियों ने किया था। और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा, यानी कि सर्वप्रथम जो हिंदुस्तान किनके द्वारा कहा गया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अरब वासियों के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा तीव्र गति से विकास हुआ, तो ये आपसे पूछता है कि पर्दा प्रथा का विकास किसकी वजह से हुआ था, तो अरब वासी जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप यानी भारत पर पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास होता है। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये भू राजस्व नामक कर जो कि यानी कि अरब के द्वारा अध्यारोपित किए जाते हैं या बात करें भारत में लगाए जाते हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा जजिया, जकात, खराज, ये कुछ भू राजस्व थे। अगर बात करें जजिया के बारे में फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। बात करें जजिया कर किस प्रकार का कर था, तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो मुसलमानों और जजिया कर जो आपको देखने को मिले, तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। तो बहुत सारी एग्जाम फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जजिया किस प्रकार का कर था, तो एक सुरक्षात्मक कर था। अगर बात करें जजिया के बारे में, तो फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बात करें मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया को 5 लोगों से मुक्त रखा था, तो आपसे पूछता है मोहम्मद कासिम ने जजिया कर लगाने के बाद किन लोगों को जो कि जजिया कर में छूट दिया था, तो जिसमें था बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, यानी इन 5 लोगों को जो कि जजिया कर से छूट थे, जिसमें बच्चा था, बूढ़ा था, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। यानी आप देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत जाएंगे तो आपको तुगलक वंश पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी, यानी जो ब्राह्मणों पर मोहम्मद बिन कासिम ने छोड़ दिया था, तो वो जाकर के जो तुगलक वंश में ब्राह्मण यानी तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी इसको आरोपित कर दिया था या लगा दिया था। अगर बात करें फ्रेंड्स, मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो यानी आपसे क्वेश्चन जजिया कर के इतिहास के बारे में बता रहा है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिर जो कि ब्राह्मणों पर लगा दिया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के थे। वहीं आपको देखने को जजिया कर पहली बार जो समाप्त किया था, तो 1564 ईस्वी में। बहुत सारे एग्जाम फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूछता है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था। अगर बात करें कब समाप्त किया था, तो आपको देखने को मिलेगा 1564 ईस्वी में जो कि अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। अगर बात करें औरंगजेब ने 1579 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिए थे, यानी जब औरंगजेब का शासनकाल आता है, तो आप देखेंगे कि
1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः, जो कि अरब मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त किया जाता है। फिर औरंगजेब के द्वारा 1579 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया जाता है। पहली बार आप बता सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों पर लगाया, आपको देखने को मिला फिरोज तुगलक। पहली बार समाप्त किसने किया जजिया कर को? तो अकबर ने समाप्त किया। कब समाप्त किया? तो 1564 ईस्वी में समाप्त किया। अगर बात करें पुनः जजिया कर लगा दिया तो औरंगजेब ने लगाया। कब लगाया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 1579 ईस्वी में। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों से जजिया कर वसूलने वाला मुगल बादशाह कौन थे? तो औरंगजेब थे। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त ये किसने किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। यानी जब एकदम समाप्त कर दिया था तो किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। पहली बार समाप्त अकबर के द्वारा किया जाता है, औरंगजेब आते हैं तो उसके द्वारा फिर से लगा दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः जो समाप्त करता है वो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा समाप्त किया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा विष्णु शर्मा का पंचतत्व, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया। चचनामा के ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। अगर बात करें फ्रेंड्स अब तुर्क आक्रमण फ्रेंड्स आपने देखा था कि महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी, वहीं दिल्ली सल्तनत को देखने को मिला था। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो तुर्क आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। बात करें फ्रेंड्स, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। तुर्क चीनी की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था। यानी जो तुर्की थे या तुर्क थे वो चीनी की सभ्यताओं या सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी, जो उमैया वंश के शासकों के संपर्क में आने पर इस्लाम धर्म को कबूल लिया था, या बात करें इस्लाम धर्म अपना लिया था। अगर बात करें फ्रेंड्स अलप्तकीन, उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अलप्तकीन अफगान प्रदेश के गजनबी साम्राज्य की स्थापना किया था। यानी गजनबी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलप्तकीन अफगान के द्वारा की गई थी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा किया जाता है। सुबुक्तगीन अलप्तकीन का गुलाम था, जो बाद में अलप्तकीन का दामाद बना। आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यह आपसे पूछता है कि 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? तो तुर्कों ने पराजित किया था। अगर बात करें महमूद गजनवी के बारे में, तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। यानी कि सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में बैठा था। इसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तो कितनी बार आक्रमण किए थे? तो भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। तो बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कितने आक्रमण किए जाते हैं? तो 17 आक्रमण किए जाते हैं। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय उसकी राजधानी बहिंद थी। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी हिंदू शाही वंश पर आक्रमण करता है तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? तो बहिंद थी। और अगर बात करें वहाँ के जो शासक थे तो जयपाल थे। जयपाल एकमात्र शासक जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया था। उसने पुनः 1008 में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों को गजनी ले जाकर के मंदिरों पर फेंक दिया था। वहीं महमूद गजनवी को बूत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछता है किस तुर्क को मूर्ति भंजक या बूत सिकन के नाम से जाना जाता है? तो महमूद गजनवी को जाना जाता है। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक या महत्वपूर्ण अभियान आपको देखने को मिलेगा। तो कब से कब? तो पूछता है तो 1025 से लेकर के
1026 में सोमनाथ मंदिर या गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस या महमूद गजनवी का आक्रमण था, वो 1025 से लेकर 1026 तक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। बात करें उस समय जो वहाँ के शासक कौन थे, तो भीम प्रथम थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी के द्वारा जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है तो वहाँ के शासक कौन थे, तो भीम प्रथम थे। इस युद्ध की बात करें यानी महमूद गजनवी और अगर बात करें भीम प्रथम के मध्य जो युद्ध होता है उसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। महमूद इस समय इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा इसकी कुल संपत्ति को लेकर के रेगिस्तान से वापस लौट गया। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ और कब हुआ था। तो बात करें महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो आपको देखने को मिलेगा 1027 ईस्वी में। इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया था। बहुत सारे एग्जामों पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन के खिलाफ था, तो जाटों के खिलाफ था। अगर बात करें कब था, तो 1027 ईस्वी में था और उन्हें पराजित कर दिया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद गजनवी को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। वही बात करें महमूद गजनवी को सेनापति अयाज सुल्तान था। तो आपसे पूछता है कि महमूद गजनवी का सुल्तान सेनापति कौन था, तो अयाज सुल्तान था। महमूद गजनवी के साथ कुछ विद्वान आते हैं। उन विद्वानों में आपको देखने को मिलेगा कि फारूकी, उत्तबी, फिरदौसी, अलबरूनी जैसे कुछ महान विद्वान जो कि गजनवी के साथ के दरबार में रहते हैं या बात करें महमूद गजनवी के साथ आते हैं। अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है किताबुल यामिनी की रचना किनके द्वारा की गई थी, तो उत्तबी के द्वारा की गई थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद जैसी या तहकीक हिंद लिखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शाहनामा की रचना किसने की थी, फिरदौसी ने की थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, तो आपको देखने को मिलेगा अलबरूनी। अगर विद्वानों की पूछता है कि महमूद गजनवी के समय कौन कौन से विद्वान आए थे, तो फ्रेंड्स उत्तबी, फिरदौसी और अलबरूनी, साथ ही साथ फारूकी, ये कुछ प्रमुख विद्वान थे जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इनकी रचनाओं को पूछता है तो जो उत्तबी की है किताबुल यामिनी है, फिरदौसी के शाहनामा, अलबरूनी की किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखा था। अगर बात करें अलबरूनी एक इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था, तो अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुदालेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, जिसके एक तरफ अरबी भाषा दूसरी तरफ संस्कृत का प्रयोग किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत मुद्रा लेख का प्रारंभ किसने कराया था, तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर संबोधित किया। खलीफा ने इनको यामनी उद दौला और यामनी उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया। अगर बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो इनकी मृत्यु जो हुई थी असाध रोग मलेरिया के कारण हुई थी। कब हुई थी, तो 1030 ईस्वी में, यानी महमूद गजनवी की जो कि मृत्यु मलेरिया के कारण हो जाती है। बात करें तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण जो आपको देखने को मिलेगा, तो महमूद गौरी के द्वारा किया जाता है। बात करें तो तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया था। इसका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा, तो मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम या शिहाबुद्दीन था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को गौर प्रदेश का शासक बना था। अगर बात करें 1175 में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया था। 1178 में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के शासक भीम सेकंड ने माउंट आबू पर इसको बुरी तरह से पराजित किया था। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण यानी महमूद गौरी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो गुजरात के राजा कौन थे या शासक कौन थे, तो भीम सेकंड थे। उनके द्वारा कहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, तो माउंट आबू पर लड़ा जाता है।
बात करें मोहम्मद गौरी तो 1189 ईस्वी में पेशावर, 1181 में लाहौर, 1185 में सियालकोट को जीत लिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जामों में आपको स्टेट पीसीएस एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला जीता गया क्षेत्र कौन सा था, तो पेशावर था। कब जीता गया था, तो 1179 ईस्वी में जीता गया था। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तो लाहौर था। कब जीता गया था, 1181 में। तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा सियालकोट, यानी पहला पेशावर, दूसरा लाहौर, तीसरा सियालकोट, ये 3 राज्य थे जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए थे। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया, इसने लाहौर को केंद्र बनाया, यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा जो कि लाहौर को केंद्र बनाया जाता है। इसने पंजाब के भटिंडे पर जब अधिकार किया तो जब इसने पंजाब की भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान सेकंड से विवाद हो गया। आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने गौरी को पराजित किया था। वहीं बात करें फ्रेंड्स, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को, यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर देता है। तो प्रथम तराइन का युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1191 में। द्वितीय तराइन के युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1192 ईस्वी में। प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हारता है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। द्वितीय में मोहम्मद गौरी की विजय होती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो कि हार जाते हैं। अगर बात करें तो जयचंद के सहयोग से मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत लेते हैं। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी का सेनापति या मलिक अयाज सुल्तान था। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण मात्र परिणाम मात्र थे। तो आपसे कथन दे के पूछता है कि ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत और मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले परिणाम मात्र थे। किसने कहा था, तो B.S. स्मिथ ने कहा था। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यानी तराइन के युद्ध के बाद जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी के द्वारा जीता जाता है तो उसने फिर इसके बाद मेरठ, अलीगढ़ और बात करें तो दिल्ली को जीत करके दिल्ली को राजधानी बनाता है। बात करें वहीं 1194 में चंदावर के युद्ध में, यानी चंदावर के मैदान आपसे कई बार पूछता है तो आपको देखने को मिलेगा फिरोजाबाद और कन्नौज के जो एरिया में है चंदावर का मैदान पूछता है। चंदावर के युद्ध की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 1194 चंदावर का युद्ध होता है। इसमें गढ़वाला शासक जयचंद को महमूद गौरी के या मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सेनापति बख्तियार खिलजी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया था। यानी मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त किया जाता है, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब ध्वस्त किया जाता है, तो 1198 ईस्वी में। ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन जो कि महमूद या मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कि बिहार शरीफ शहर को बसाया गया था। वहीं बात करते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि 1205 में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध में किया था। जिस प्रकार आपने देखा था कि महमूद गजनवी के द्वारा जो अंतिम अभियान किया जाता है वो आपने देखा था फ्रेंड्स कि 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया जाता है। वैसे ही मोहम्मद गौरी ने 1205 में अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध में करता है। अगर बात करें फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 में बिहार विजय, 1204-5 में बंगाल विजय तथा 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण किया था। गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का या लक्ष्मी का अंकन मिलता था। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती भारत
आए थे। तो आपसे पूछता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत का आए थे, ये किस तुर्क आक्रमण के समय आए थे? तो मोहम्मद गौरी के समय आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी भारत से जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 1206 में दमदम नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। यानी जब आपने देखा फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी के द्वारा 1205 में खोखर जनजातियों के विरुद्ध जब युद्ध किया जाता है तो उससे क्षुब्ध होकर के जो कि आपसे पूछता है कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी, तो रामलाल खोखर ने की थी। कब की थी? तो 1206 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? तो दमयक नामक स्थान पर किया था। बात करें मोहम्मद गौर गजनी में दफनाया गया था। मोहम्मद गौर के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। ये जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ से संबंधित कुछ वन लाइनर फॉर्म के बारे में, तो उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? आपको हमने बता ही दिया कि 712 ईस्वी में किया जाता है। अगर बात करें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 711-12 में किया था। अरब मुस्लिम आक्रमण के समय सिंध पर किसका अधिकार था? तो राजा दाहिर का अधिकार था। बात करें गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? तो दारुल हर्ब कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? तो मुल्तान में किया था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों को बेंगी शाखा का शासक कौन था? तो शक्तिवर्मा प्रथम था। गजनवी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन था। महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। हमने आपको ये चीज़ पढ़ा दी है। महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। कब किया था? तो ये भी हमने आपको बता दिया था कि 1027 में किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी आपको देखने को मिलेगा। फिरदौसी, उत्तबी, फारूकी, ये कुछ प्रमुख विद्वान थे जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। कब? तो 1194 ईस्वी में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम पराजित किया था तो भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तुर्क ने लूट मार की नीति को छोड़कर भारत में स्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासक था? तो लोहार वंश का शासक था। अगर बात करें कश्मीर के इतिहास के बारे में किस बुक में मिलती है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं बात करें 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो तोमर शासक अनंग पाल ने रखी थी। महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम अभियान कब किया था? तो आपको देखने को मिलेगा, हमने बताया था कि जाटों के विरुद्ध किया था, जो 1027 ईस्वी में किया था। बगदाद के खलीफा के द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो अमीन उल मिल्लत की जाती थी। मुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो गजनी साम्राज्य का था। अगर बात करें 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। अबू पर्वत पर के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय ने किया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अहिलवाड़ा का शासक कौन था? तो भीमदेव थे। अगर बात करें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, तो चंदावर के युद्ध में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच होता, कब होता है? तो 1191 ईस्वी में होता है।
अगर बात करें तराइन की थानेसर से कितनी दूरी थी, तो आपको देखने को मिलेगा कि 14 मील थी। किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों को प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थी, तराइन के द्वितीय युद्ध में के बाद। अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध गौरी की सहायता करने वाले कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो कन्नौज का शासक जयचंद को। अगर बात करें फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा गौर लौटते समय 5 मार्च 2006 ईस्वी को किसने मोहम्मद गौरी को हत्या कर दी थी, तो शिया विद्रोहियों ने कर दी थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे, तो 17 बार आक्रमण किए थे। अगर उत्तर की बात करें तो 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत पर भारत की राजनीतिक की बागडोर किसके हाथों में थी, तो राजपूतों के हाथ में थी। अयू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था, तो आप बताएंगे कि अलबरूनी का था। महमूद गजनवी की सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति कौन था, तो तिलक था। अगर बात करें सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो महमूद गजनवी था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था, तो ब्राह्मणों को। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब मुस्लिम थे। कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम था। बात करें कब था, तो 712 ईस्वी में। सोमनाथ के मंदिर पर 1125 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव फर्स्ट थे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बहुत सारे एग्जामों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, तो हरिकेली। तो फ्रेंड्स, यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यानी कि आपको देखने को मिला अरब मुस्लिम तुर्क मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, उसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, गजनवी से संबंधित, मोहम्मद गौरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ वन लाइनर को हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।